नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अक्सर मैं विश्लेषण करता हूं देश के राजनीतिक मुद्दों पर और समसामयिक विषयों पर और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर। लेकिन दरअसल हुआ यह है कि पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में एक टॉपिक खदबदा रहा था और वो टॉपिक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि पहले तो मैंने कोशिश करी कि इस टॉपिक को छोड़ दें, लेकिन बाद में फिर लगा कि इसकी गंभीरता है और चूंकि इससे ये जो टॉपिक है इससे करोड़ों लोग देश के जुड़े हुए हैं, तो उस टॉपिक पर प्रकाश डालना जरूरी है। टॉपिक दरअसल दोस्तों ये है कि फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो जब मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तभी से मेरे दिमाग में ये सवाल आने लगे कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती क्यों? क्या मिथुन चक्रवर्ती से बेहतर अदाकार या फिल्मी हीरो उनसे जो जिन्होंने बेस्ट फिल्में दी हैं, क्या वो देश में मौजूद नहीं है? और क्या ये अवार्ड जो है, ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसको क्या मृत्युपरांत नहीं दिया जा सकता? और फिर जो कलाकार हैं, जो हीरो हैं फिल्मों के, मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ खासतौर से, तो उनके कलाकार में, उनकी कलाकारी में या बॉक्स ऑफिस पे उनकी पिक्चरों का आप रिकॉर्ड देखें तो क्या वो मिथुन चक्रवर्ती से कहीं भी कम नजर आते हैं? तो ये जो तमाम सवाल हैं, इसके जवाब मैं आपको देने की पूरा ईमानदारी से कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, दरअसल थोड़ा सा प्रकाश डालें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो 1969 में दादा साहब फाल्के के नाम से ये राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इसमें 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसकी एक जूरी है जो इसको चयन करती है। तो सवाल ये कि जूरी कौन नॉमिनेट करता है? जूरी केंद्र सरकार बनाती है। तो केंद्र सरकार अपनी पसंद के हिसाब से, आप जानते हैं कि केंद्र में राजनीतिक दल की विचारधारा और उनसे जुड़े हुए उनके जो समर्थित लोग हैं वो भी मुंबई की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में मौजूद हैं। आपने खुलेआम है, बाकी तो आपको पता ही है कि कौन अभिनेता किस पार्टी के बारे में खुल के क्या बोलता है। तो वो एक जूरी वहां मौजूद है और जूरी ये फैसला करती है। ये पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया और सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को मिला, जो अभिनेत्री थी देविका रानी। और ये दादा साहब फाल्के के नाम से इसलिए शुरू किया गया कि 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनाई थी और उस समय की वो पहली मूवी थी और बहुत ही सुपर डुपर, उस जमाने में काफी जबरदस्त मूवी वो साबित हुई और उनके नाम से इसलिए ये पुरस्कार मिला। मृत्युपरांत जहां तक पुरस्कार को देने की बात है तो पृथ्वीराज कपूर को ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे देश में जो हिंदी सिनेमा है, क्या उसको इतनी सारी और इतनी ब्लॉकबस्टर और बॉक्स पे हिट मूवी दी है उन्होंने कि उनको ये पुरस्कार नवाजा गया? क्या उनसे बेटर और ज्यादा अच्छे अदाकार और जो कलाकार हैं और जो हीरो हैं, क्या वो देश में मौजूद नहीं है? या मृत्युपरांत भी उनको दिया जा सकता है जो कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कामकाज की यदि समीक्षा करें तो उसमें दोस्तों लंबी फहरिस्त है। पहले मिथुन चक्रवर्ती के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। मिथुन चक्रवर्ती की एकमात्र जो सुपरहिट फिल्म है वो माना जाता है डिस्को डांसर है, जो शायद 1980 के दशक में आई थी, शायद 84 की बात है। तो वो फिल्म ऐसी थी जिसने देश में रेवेन्यू कमाया 2 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल मिला के कमाए 100 करोड़। ये निश्चित तौर पर पहली ऐसी फिल्म थी जिसने इतना बड़ा कारोबार किया। लेकिन उसके बाद तो दोस्तों, और उससे पहले देखिए आप कि जो सिनेमा की जो फेहरिस्त है उसमें यदि लोगों की पसंदीदा फिल्मों की बात की जाए जो लगातार कई सालों तक पर्दे पे चली हैं, वो उन फिल्मों के जो नायक या नायिका हैं, या मैं तो कह रहा हूं खलनायिकाएं भी जो हैं, उन्होंने पूरी एक पारी पूरा जीवन अपना कैरियर और फिल्मों को दिया है। तो सवाल इस बात का है कि ये पुरस्कार क्या सिर्फ हीरो हीरोइन को दिया जा सकता है? क्या कलाकार ये सोचकर अपनी अदायगी करता है कि मैं ये चरित्र नहीं करूं या वो करूं, वो फिल्मों की डिमांड के अनुसार से करता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी मूवी में कोई खलनायक या खलनायिका नहीं हो और वो मूवी बहुत अच्छी चल रही हो? ऐसी शायद ही कोई मूवी होगी जहां पर, यदि धार्मिक मूवी देखें तो उनमें भी राक्षसों को खलनायक के तौर पर दिखाया गया है और देवताओं को नायक के तौर पे, या भगवान जितने भी गॉड हैं उनको नायक के तौर पे दर्शाया गया है। तो खलनायिकाओं को इस सूची से बाहर रखना भी अभी तक समझ में नहीं आया है
क्योंकि एकमात्र प्राण एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, दादा साहब फाल्के। हालांकि प्राण ने दोनों तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। आपको याद होगा कि प्राण की जो भूमिका है जंजीर में, वो कितनी गजब की, कितनी शानदार थी, जब वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बन जाते हैं। वो एक लोकल माफिया होते हैं और जबरदस्त कारोबार करते हैं अवैध तरीके से, लेकिन अमिताभ बच्चन के वो दोस्त साबित होते हैं। तो उनकी वो जबरदस्त भूमिका आज भी याद है, सबको याद होगी जंजीर फिल्म देखने वालों को। प्राण एक ऐसे मात्र अभिनेता हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल भी किए हैं और पॉजिटिव रोल भी किए हैं। नेगेटिव रोल में जहां तक बात करते हैं तो प्राण की बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने खलनायक की और बहुत शानदार अदाकारी उन्होंने की है। तो खलनायक की जहां तक बात, यदि मैं केवल खलनायक की यदि बात करूं तो जो डिजर्व करते हैं दादा साहब फाल्के के लिए, तो वो अमरीश पुरी हैं। आप देखिए, अमरीश पुरी का एक लंबा इतिहास रहा है खलनायकी में, और मैं तो ये कह रहा हूं खलनायकी को इस देश में यदि किसी ने यू टर्न दिया है, किसी ने टर्न दिया है, यदि नया मुकाम और कोई नया अध्याय लिखा है खलनायकी के बारे में कि किस तरह विलेन नई अदाकारी से, नई प्रेजेंस से, नए डायलॉग डिलीवरी से, तौर तरीकों से यदि लोगों के जनमानस में छा गया, जिसके डायलॉग लोग आज भी जबान पे याद रखते हैं, वो अमरीश पुरी हैं। दूसरा जो बड़े खलनायक मेरी निगाह में है, जो बुजुर्ग हैं काफी, वो है प्रेम चोपड़ा। क्या प्रेम चोपड़ा इसके हकदार नहीं है? आप प्रेम चोपड़ा की कोई भी पिक्चर पुरानी उठा के देखिए, आप क्या सशक्त अदायगी है उनकी अभिनय में इतनी जबरदस्त जान है दोस्तों कि प्रेम चोप एक दौर ये था, मतलब उनका जीवंत अभिनय। मैं इसका आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं, जो मैंने खुद प्रेम चोपड़ा का एक इंटरव्यू सुना है, उसमें ये उदाहरण उन्होंने खुद ने दिया कि जब प्रेम चोपड़ा अपनी फिल्मों में छा गए और लगातार तरक्की करते जा रहे थे, और उनका जो तौर तरीका था फिल्मों में अपनी कलाकारी दिखाने का, अपने चरित्र को निभाने का, उसमें डूब जाने का, पूरी तरह से उस चरित्र को आत्मसात करने का, वो प्रेम चोपड़ा में दोस्तों कमाल का अभिनय, सशक्त अभिनय जिसको अपन कह सकते हैं, वो जीवंत अभिनय बिल्कुल। तो वो उन्होंने जब उस दौर में खलनायक के तौर पर अपना कैरियर, अपने जब उनका पीक पर पहुंचा, मुकाम पर पहुंचा, तो हालत ये हो गई कि जब वो कहीं विजिट पर जाते, कहीं यात्रा करते पूरे देश में, तो लड़कियां उनसे डर कर भाग जाती थी। जबकि मैं बता दूं वो बहुत ही कोमल हृदय के इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मिलनसार हैं, बड़े सहयोगी हैं, और बहुत अच्छी पारिवारिक अपने मुखिया भी हैं, अपने परिवार को बहुत शानदार तरीके से वो लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह आप देखिए कि जो जब नायकों की सूची की बात आती है, तो आप धर्मेंद्र को ले लीजिए। आप क्या धर्मेंद्र ही मैन की जो उपाधि है, आप ये देखिए कि यदि अमिताभ बच्चन के बाद यदि कोई सुपर हीरो इस देश में हुआ है तो वो धर्मेंद्र का नाम उसमें लिया जाता है। कि धर्मेंद्र की आप पुरानी पिक्चरें कोई भी आप उठा के देख लीजिए, क्या अदाकारी है धर्मेंद्र की पिक्चरों में। धर्मेंद्र के आते ही आप देखिए उनकी, मतलब न केवल उनकी फिजिक, उनका शारीरिक सौष्ठव देखने लायक था, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, आप कितनी जबरदस्त कमाल की डायलॉग उन्होंने बोले हैं, और कितना शानदार जबरदस्त रुपैले पर्दे पर उन्होंने अभिनय की छाप छोड़ी है, वो दोस्तों दर्शकों के दिल में और दिमाग में आज तक भी मौजूद है। तो ऐसे कलाकार इस देश में, ऐसे अभिनेता इस देश में मौजूद हैं जो डिजर्व करते थे दादा साहब फाल्के के लिए। इसी तरह आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो पुराने लोग हैं और आज भी नई पीढ़ी के यदि लोग पुरानी पिक्चर पसंद करते हैं, कभी जाकर देखते होंगे, सर्च करते होंगे, तो उनको राजकुमार का नाम, जो जॉनी के नाम से मशहूर है दोस्तों, राजकुमार की अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस मात्र से ही दर्शक रोमांचित हो जाते थे। जैसे ही वो पर्दे पर आते थे तो उनका जो चेहरा दिखाया जाता था, उनकी जो चाल, उनकी जो चलने की अदा है ना दोस्तों, वो ही कमाल की थी। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो इतनी गजब की थी, इतनी उसका संप्रेषण इतना जबरदस्त था कि लोगों के दिल दिमाग में वो सीधी उतर जाती थी। तो उनकी जो पिक्चरें हैं, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, जबरदस्त उन्होंने अभिनय किया है, और ऐसी पिक्चरों को उन्होंने ऐसी हाइट पर पहुंचाया है जिसकी उस दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो ये ऐसी मिसाल है। अब अभिनेत्रियों की बात करें तो खुद हेमा मालिनी अपने आप में एक जबरदस्त अभिनेत्री रही हैं, और आज भी वो सक्रिय हैं, रंगमंच पे भी अब सक्रिय हैं। वो अपने जो कथक या भरतनाट्यम के जरिए पूरे देश में शो करती हैं। देश में यदि कोई भारतीय संस्कृति का सही मायने में राजदूत है तो वो हेमा मालिनी है। इस उम्र में भी, जो 60 प्लस की उनकी उम्र है, उसके बावजूद भी वो भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो तौर तरीके हैं, भारतीय जो धार्मिक आस्था है,
आज भी हेमा मालिनी उसको लगातार उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, मंच करती हैं, और कितनी शानदार तरीके से इस उम्र में भी उन्होंने अपना बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रख रखा है और बिल्कुल फिट हैं वो। और ये नई पीढ़ी के लिए सीखने की बात भी है, और वो कहती भी हैं कि उनकी फिटनेस का राज भी यही है। खैर, आज उनकी फिटनेस पे बात नहीं हो रही है, आज बात उनके पूरी लाइफ में अब तक जो उन्होंने डिलीवर किया है, फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, इस देश को दिया है, देश के करोड़ों लोगों को दिया है। वो ड्रीम गर्ल आज भी लोगों की आंखों में उनके सपने तैरते हुए दोस्तों आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये ड्रीम गर्ल की बात हुई। अब मैं सवाल इस बात का है कि खलनायिका वो जो जिस तरह खलनायक होते हैं, क्या खलनायिकाओं की कोई भूमिका नहीं है? आप देखिए कि हेलन ने लंबी पारी खेली है फिल्मों में खलनायिका के तौर पर, और हेलन के आते ही लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती थी, उत्सुकता हो जाता था कि अब हेलन क्या करने वाली है। तो हेलन का जो रोल था दोस्तों, वो था तो नकारात्मक, और हेलन से ही आप कहिए कि जो हिंदी सिनेमा है, जो बॉलीवुड का सिनेमा है, उसमें जो ग्लैमर की जो शुरुआत हुई है, जो कैबरे डांस हेलन ने किया है। तो सवाल ये बात का है कि हेलन पर आप ये आरोप भी लगा सकते हैं कि एक ऐसी कलाकार जिसने इस तरह के अश्लील डांस किए हों, उस दौर में वो अश्लील ही माने जाते थे। आजकल की जो पिक्चरों की जो हीरोइन है वो किस तरह की डांस करती हैं, ये तो सब जानते हैं, इस बात को सारे दर्शक पता है। लेकिन वो जो जमाना था उसमें अश्लीलता और शीलता की जो सीमा रेखा थी वो बहुत ही बारीक रेखा थी। तो हेलन ने बड़ा सशक्त, बड़ा शानदार अभिनय किया है अपनी तमाम पिक्चरों में। तो केवल उन्होंने वो रोल किए हैं। देखिए, वो अपने निजी जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ी शानदार जिंदगी है उनकी, लेकिन हेलन ने कमाल की अदाकारी की है अपनी फिल्मों में। तो हेलन को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि क्या उन्होंने एक ऐसा रोल दिया है? देखिए, वो पिक्चरों की डिमांड पर, जो मूवी की जो डिमांड होती है, जो पटकथा लिखी जाती है, जो डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, वो मूवी को हेलन ने अपने उस पार्ट को प्ले किया है उन मूवियों में, और शानदार गानों के साथ वो जो म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता था, वो जो लिप सिंगिंग जो करती थी, और उस पर उन्होंने इतना गजब का अभिनय किया है। आज भी दोस्तों हेलन के जो नृत्य है, जो उसके जो गाने उसके ऊपर जो फिल्माए गए हैं, उन पे शादी ब्याहों में आप ये देखिए, डीजे में आज भी हेलन के दौर के गाने सुने जा सकते हैं, और डांस उस पे बहुत ही शानदार तरीके से होता है आज भी। तो ये दोस्तों, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इतने सारे नेता, इतने सारे अभिनेता, अभिनेत्रियां, खलनायक, खलनायिकाएं देश में रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की सिनेमा को 4 चांद लगाए और पूरी नई ऊंचाइयां दी हैं, नया आयाम लिखा है बॉलीवुड की इंडस्ट्री में। तो सवाल ये कि क्या इसमें कहीं राजनीति नजर आती है? दोस्तों, गंध कुछ ऐसी नजर आती है कि पश्चिम बंगाल से ही मिथुन चक्रवर्ती हैं, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हालत आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी क्या हालत हुई है। उससे पहले विधानसभा चुनाव में लगातार ममता बनर्जी 3 बार वहां पर मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है, पहले भी ये चर्चा बहुत ज्यादा चली थी। मैं आपको बता दूं, जब वहां पर लोकसभा चुनाव थे पूरे देश के साथ बंगाल में, तो ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। तो ये जो तमाम कयास हैं, ये कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति से दोस्तों जुड़ा हुआ मुझे नजर आता है। हो सकता है कि मेरे विचार से कुछ लोग सहमत नहीं हो। मैं मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग का फैन हूं। मैंने उस दौर में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और उनकी डिस्को डांस कर, दोस्तों मैं 10th क्लास में पढ़ता था, उस समय वीडियो चला करते थे, कैफे होते थे, वहां वीडियो पर जो है वो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए लेकर वो पिक्चर दिखाया करते थे। तो डिस्को डांसर ने जबरदस्त तहलका उस दौर में मचाया। निश्चित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती का लाजवाब अभिनय, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ओवरऑल योगदान पर दिया जाता है कि पूरी लाइफ में उन्होंने 40-50 साल के कैरियर में किस अभिनेता ने, अभिनेत्री ने क्या योगदान फिल्मों में दिया है, कितनी हाइट छुई है। और इस मामले में और जो दूसरे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं या खलनायक खलनायिका हैं, वो भी अपना दमखम रखते हैं, वो भी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं रखते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि इस मामले में कोई न्याय संगत या तर्क संगत बात होती तो शायद कुछ गले उतरती। लेकिन दोस्तों, अब चूंकि पुरस्कार मिल चुका है तो मिथुन चक्रवर्ती को बधाई इस बात के लिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि बेशक मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार हो सकता है कि जूरी ने ये फैसला किया हो कि उनकी अदायगी बहुत शानदार रही हो, उनकी फिल्में बहुत शानदार रही हों, लेकिन बाकियों के बारे में भी कंसीडर किया जाना चाहिए, जिनका मैंने जिक्र किया, धर्मेंद्र का, हेमा मालिनी का, राजकुमार का, या खलनायिकाओं में हेलन का, या खलनायकों में
इनका प्रेम चोपड़ा का और इनका पुरी साहब का, इनका मैंने निवेदन किया आपसे, तो ये भी होना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या सरकार इस बात पे कुछ कंसीडर करती है, क्या ये दादा साहब जो पुरस्कार है इसका आयाम कुछ खोला जा सकता है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया कुछ और बढ़ाया जा सकता है। अदाकार तो दोस्तों अदाकार होता है, वो अपना पार्ट प्ले करता है और इन सब ने बहुत ही शानदार पार्ट प्ले किया है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आप ये अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और प्लीज जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। आगे भी आपसे इसी तरह के वीडियो को लेकर मैं आपके सामने विश्लेषण को लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।